हेलो दोस्तों, नमस्कार। रजत खंडेलवाल परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने 5 क्लास अपन ने ले ली थी फर्स्ट ग्रेड की, फर्स्ट पेपर की हिस्ट्री की। अब दोस्तों, जो राष्ट्रीय नेता रह गए हैं, ठीक है ना, वो अपन लेके आएंगे। और मैंने जितना कोशिश करी है कि मैंने मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने देने की कोशिश करी है। और इस वीडियो के अंदर अपन 4 राष्ट्रीय नेताओं के बारे में पढ़ेंगे। और 4 राष्ट्रीय नेता कौन कौन से सबसे पहले देखेंगे हम। एक तो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा हो पंडित जवाहरलाल नेहरू। सेकंड, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। तीसरे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ये 4 है आपके सिलेबस में। आप देखोगे, सिलेबस भी आप देखोगे तो आपको पता आपको आराम से चला जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और धीरे धीरे एक एक टॉपिक को अपन लेते हुए चलेंगे। दोस्तों, मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ हम करवा रहे हैं। और आप देख भी रहे हो कि मैथ की क्लासें भी 1-2 क्लासें बची है, बहुपद की क्लासें बची है, और लगभग लगभग अब समाप्त होने की कगार पर है मैथ भी। धीरे अब मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर रहे हैं अपन धीरे धीरे, ठीक है ना। अब 2 4 5 क्लासें रह गई थी, ठीक है, और वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। और हिस्ट्री की, जो इंडियन हिस्ट्री की क्लास है, वो भी अब धीरे धीरे अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जो जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसको हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इसमें अपन देखते हैं, देखो सबसे पहले थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा पंडित जी के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सबसे मैं अगर मैं बात करूंगा जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो इनका जन्म हम देखते हैं। सबसे पहले 14 नवंबर को इनका जन्म होता है। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? इलाहाबाद के अंदर। इलाहाबाद में इनका जन्म होता है। और कहते हैं कि इनके पिताजी मोतीलाल जी नेहरू थे, और वो कश्मीरी पंडित भी थे, ठीक है ना, और काफी प्रतिष्ठित वकील भी थे। और ये क्या है कि बाद में कहाँ जाते हैं, लंदन पढ़ने के लिए चले जाते हैं। कहाँ पे? लंदन। बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं ये, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूंगा बैरिस्टर की, जैसे पढ़ाई करने चले जाते हैं, और हम देखते हैं कि इनकी जो बहन थी वो भी हम देखते हैं, जो विजयलक्ष्मी पंडित थी, विजयलक्ष्मी पंडित इनकी बहन थी। और हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अंदर जो एक महासभा होती है, यूएनओ के अंदर जो महासभा होती है, इस महासभा के अंदर कौन अध्यक्षता किसने की थी? हम पहली महिला थी, ठीक है ना, अध्यक्षता इन्होंने की थी। और इनकी हम देखते हैं कि कमला कौल इनकी पत्नी का नाम था, कमला कौल। अब इनके राजनीतिक की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूंगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो अपन इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1912 के बांकीपुर अधिवेशन के अंदर। कब? 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? बांकीपुर अधिवेशन के सबसे पहले एंट्री करते हैं, अधिवेशन के अंदर एंट्री करते हैं कांग्रेस के। जो बांकीपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1912 के अंदर, सबसे पहले क्या करते हैं? एंट्री करते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 1924 से और 26 के बीच में इलाहाबाद, इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष भी बनते हैं ये, इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं ये, नगर निगम के अध्यक्ष, भी ये बनते हैं। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा 1927 के आसपास ये बेल्जियम जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बेल्जियम जाते हैं। और बेल्जियम में क्या हो रहा था? हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था बेल्जियम के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि 1929 के आसपास 31 दिसंबर, और इन्होंने हम देखते हैं कि लाहौर घोषणा पत्र आता है, लाहौर घोषणा पत्र। और इसकी अध्यक्षता भी हम देखते हैं पंडित जी के द्वारा ही इनकी अध्यक्षता की गई थी। घोषणा पत्र, लाहौर घोषणा पत्र होता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसी के अंदर हम देखते हैं कि पूर्ण स्वराज की बात इसके अंदर कही गई थी। इसकी पूर्ण स्वराज की भी बात इसके अंदर कही
गई थी। और इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, हम देखते हैं। कांग्रेस के कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता 3 अध्यक्षता इन्होंने की थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा 1929 के अंदर लाहौर, 1936 के अंदर लखनऊ, 1936 के अंदर लखनऊ, और 1937 के अंदर हम देखते हैं फैजपुर अधिवेशन इसके अंदर हुआ था। फैजपुर अधिवेशन, ठीक है, ये तो था। इसके अलावा मैं बात करूं 1938 के अंदर 38 के अंदर हम देखते हैं हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था। हरिपुरा अधिवेशन, उस हरिपुरा अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सुभाष बाबू ने। और उन्होंने एक प्लान बनाया सुभाष बोस ने, और हम देखते हैं उन्होंने एक समिति बनाई, उस समिति का नाम था राष्ट्रीय योजना समिति। राष्ट्रीय योजना समिति यानी प्लानिंग कमीशन ना समिति। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी। पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी ने अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे बुक के बारे में बात करेंगे तो कौन कौन सी बुक थी, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये कई बार पूछी जाती है क्वेश्चन के अंदर कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस था, जो बुक है वो किसने लिखी थी, हम देखते हैं पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने इनकी पुस्तक लिखी थी। और दोस्तों अपन बात करेंगे इसके अलावा और भी चीजें थी, लेकिन अपन ने मेन चीज आपको ये बता दी। अब थोड़ा सा अपन थ्योरी पढ़ने का अच्छे से प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हाँ, तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है कि इलाहाबाद, कहाँ पे जन्म होता है इनका, इलाहाबाद था। ये कौन थे, कश्मीरी पंडित, इनके पिताजी कश्मीरी पंडित। पिताजी का नाम हम देखते हैं मोतीलाल जी नेहरू। नेक्स्ट बात करेंगे, इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी। क्या नाम था इनका माता जी का, स्वरूप रानी। और हम देखते हैं वकालत के लिए कहाँ चले गए थे, ये पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड ये चले गए। शुरू से ही पैसे वाले थे, क्योंकि हम देखते हैं पिताजी काफी बैरिस्टर थे और काफी वकालत काफी जानकारी भी थे इनके पिताजी, और प्रतिष्ठित वकील में नाम आता था मोतीलाल जी का। तो बहन विजयलक्ष्मी पंडित, जो मैंने आपको बता दिया, जो कि यूएनओ के अंदर महासभा, एक संस्था थी महासभा, उस महासभा की अध्यक्षता किसने की थी, हम देखते हैं विजयलक्ष्मी पंडित ने महिला का नाम है। ठीक है, फिर 1912 के अंदर बांकीपुर अधिवेशन होता है, और इस बांकीपुर अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं कि पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर सबसे पहले क्या किया था, भाग लिया था। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन, हाँ, 1924-26 के आसपास पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद, कहाँ पे, इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने क्या किया था, अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1927 के अंदर दोस्तों ये हुआ था, 1927 के अंदर ये बेल्जियम गए। कहाँ पे गए थे, बेल्जियम गए, और वहां पर एक सम्मेलन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय समाजवादी अधिवेशन। और वहां पर हम देखते हैं कि अधिवेशन हुआ था बेल्जियम के अंदर, क्योंकि ब्रुसेल्स को वहां पे क्यों, कि उपनिवेशवादी दमन और साम्यवाद के विरोध के अंदर आयोजित उत्पीड़ित तो जातीयता थी, उनके लिए सम्मेलन ये कहाँ पे हुआ था, हम देखते हैं बेल्जियम के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 1927 के अंदर। 1927 के अंदर कांग्रेस किसकी तरफ से गए थे, कांग्रेस की तरफ से गए थे। और 1927 के अंदर कांग्रेस की तरफ से जाते हैं बेल्जियम के अंदर, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं उपनिवेशवादी दमन और साम्यवाद के विरोध में ये आंदोलन के लिए ये चलाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हाँ, फिर जैसे 31 दिसंबर 1929 का दिन आता है, हम देखते हैं कि अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर, और हम देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा झंडा भी इन्होंने फहरा दिया। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि, और सबसे बड़ी बात यह कि लाहौर जो जो 1929 का अधिवेशन होता कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, सबसे इंपॉर्टेंट किसने की थी, हम देखते हैं कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जी ने इन्होंने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि जैसे एक नेहरू रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट खुद अपने पिताजी की रिपोर्ट थी, पंडित जी मोतीलाल जी की। उसके अंदर इन्होंने कहा था कि डोमिनियन स्टेट, किसकी बात की थी, डोमिनियन स्टेट की बात की थी किन्होंने, इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्लियर बोला हम तो बिल्कुल भी डोमिनियन स्टेट की मांग बिल्कुल भी खारिज करते हैं, और हम तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज।
क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो फिर हम देखते हैं कि क्लियर बोला 1929 के अधिवेशन के जो अध्यक्षता हुई, जिसमें कि हम तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज की हम बात करते हैं। तो नेहरू रिपोर्ट व डोमिनेंट स्टेट की मांग को रद्द कर दिया और पूर्ण स्वराज, किसको, पूर्ण स्वराज को पहली बार उन्होंने लक्ष्य बना रखा और कहते हैं 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी इनको मनाया जाता है। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, सबसे पहले 1929 के अंदर लाहौर, 36 के अंदर लखनऊ और 1937 के अंदर फैजपुर के अंदर हम देखते हैं 3 जगह कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करें, टोटल हम देखते हैं 9 बार जेल में गए थे। कितनी बार गए थे, टोटल 9 बार ये जेल में भी गए थे। इनकी बुक की अगर बात करेंगे, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो ये कहाँ लिखी गई थी, हम देखते हैं अहमदनगर जेल के अंदर कैदियों को समर्पित ये की गई थी। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है, याद कर लेना ये पुस्तक है। पहली कौन सी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सेकंड है ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। थर्ड की अगर मैं बात करूंगा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, क्या है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर। 3 ये महत्वपूर्ण पुस्तकें इनकी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे 1938 के अंदर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता बनते हैं। मैंने वही बताया था कि 1938 के अंदर एक अधिवेशन होता है हरिपुरा, कौन सा, हरिपुरा। और इस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, सुभाष बाबू। कौन करता है, सुभाष बाबू। और इस सुभाष बाबू ने एक समिति बनाई, उस समिति का क्या नाम था, राष्ट्रीय नियोजन या फिर योजना समिति। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जी जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी, जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी। तो ये ध्यान रखना 1938 के अंदर राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष बने थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जी ने। हम देखते हैं कि इस जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस नियोजन समिति की अध्यक्षता की थी। और उनकी जो पुस्तक है मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी, इनकी है पुस्तक है, और उनका अन्य नाम भी क्या है, टुवार्ड्स फ्रीडम। फिर हम देखते हैं कि हाँ 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठन होता है। किसका होता है, अंतरिम सरकार का इसके अंदर गठन होता है। और मृत्यु इनकी हम देखते हैं 27 मई 1964 को इनके अंदर दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के बारे में। आप वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वो सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था, देखो ये रहा, हाँ, कि इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के अंदर इनका जन्म होता है। लंदन की बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जो कि यूएनओ जो कि इनकी बहन थी, ठीक है ना, वो महासभा की अध्यक्षता करती है। कमला कौल इनकी पत्नी थी। कौन थी इनकी पत्नी, कमला कौल। कमला कौल क्या थी, इनकी पत्नी, इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ 1912 के अंदर कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन होता है। उसके अंदर सबसे पहले भाग लेते हैं 24 से 26 के बीच में इलाहाबाद के अंदर नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं कौन, पंडित जी बनते हैं। 1927 के अंदर बेल्जियम के अंदर एक कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ अंतर्राष्ट्रीय। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी कांग्रेस की तरफ से कौन गया था, हम देखते हैं पंडित जी गए थे। 1929 के अंदर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र होता है, और लाहौर हम देखते हैं कि लाहौर के अंदर अध्यक्षता यही करते हैं। रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहरा दिया। और फिर समाजवादी वाला बात करें इन्होंने, ठीक है, मैं समाजवादी हूँ, ठीक है, तो ये इन्होंने फिर धीरे धीरे हम देखते हैं घोषणा किया। उसके बाद हम देखते हैं इनका जो पिताजी के थे, नेहरू रिपोर्ट जो आई थी या फिर डोमिनेंट स्टेट की जो मांग कर रहे थे, उनको सरासर उन्होंने गलत बताया और कहा कि हम तो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज की अपन मांग करते हैं। फिर हम देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता 1929 में लाहौर, 36 में लखनऊ, 37 में फैजपुर, ठीक है। फिर 1938 के अंदर हम देखते हैं कि हरिपुरा अधिवेशन था, उसके अध्यक्षता की थी सुभाष बाबू ने। और उन्होंने कहा था एक समिति बनाते हैं, उसका नाम था राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय योजना समिति। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जी ने, इसकी अध्यक्षता की थी। और इनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये 3-4 किताबें थी, मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो वापस से एक बार, 14 नवंबर 1889 मोतीलाल जी स्वरूप रानी इनकी माता का नाम था। वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। पत्नी कमला कौल थी, बहन विजयलक्ष्मी पंडित, जो कि हम देखते हैं यूएनओ की, ने बता दिया, अध्यक्षता इन्होंने की थी, ठीक है, महासभा की। 1912 के अंदर बांकीपुर अधिवेशन जो हुआ था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। नेक्स्ट है 24 से 26 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी ने इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं। 27 के अंदर कांग्रेस की तरफ से बेल्जियम जाते हैं और वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो समाजवादी सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इनका जो भाग लेते हैं। और इसके अंदर सिर्फ वही कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवादी दमन और साम्यवाद के विरोध के अंदर इस जातीयता के इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था। 31 दिसंबर वाली आपको मैंने बताई दी अच्छे से, ठीक है। लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। नेहरू रिपोर्ट आती है, फिर ये बिल्कुल डोमिनेंट स्टेट की मांग को सरासर खारिज करते हैं और सिर्फ कहते हैं कि पूर्ण स्वराज चाहिए।
26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज इन्होंने दिवस घोषित कर दिया। फिर हम देखते हैं कि इनके 3 अध्यक्षता है, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। जेल में टोटल 9 बार गए। इनकी बुक्स आपको याद रखनी है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी बुक्स आपको ये याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, कहाँ पे लिखी थी? अहमदनगर जेल के अंदर। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और नेक्स्ट बात करूं मैं, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रखना है आपको 1938 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी अध्यक्षता की थी। और इनकी है ये मेरी कहानी। और 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन होता है। 27 मई 1964 के अंदर हम देखते हैं दिल्ली के अंदर पंडित जी का देहांत हो जाता है। दोस्तों ये था पंडित जी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। देखो सबसे पहले थोड़ा समझा देता हूं मैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करेंगे तो देखो सबसे पहले, एक मिनट, थोड़ा सा मैं आपकी इसकी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो 14 अप्रैल 1891 को महू के अंदर, कहाँ पे? महू के अंदर हम देखते हैं कि इनका जन्म होता है। महू कहाँ पे? इंदौर, इंदौर में पड़ता है महू। महू और महू छावनी, कौन सी? महू छावनी थी। इनके पिताजी का नाम रामजी अंबेडकर था, माता जी का नाम भीमाबाई था। पत्नी थी, हाँ, 2 इनकी पत्नी थी। पहली कौन सी थी? हम देखते हैं रमाबाई अंबेडकर। फिर इनका जल्दी देहांत हो जाता है और फिर शादी किससे करते हैं? सविता अंबेडकर जी से ये शादी करते हैं। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि देखो सबसे पहले, हाँ, इनका इनका बड़ा रोल रहा था। एक तो गायकवाड़ परिवार का इनके ऊपर जीवन में अंदर, गायकवाड़ परिवार, गायकवाड़ परिवार का बड़ौदा के थे, बड़ौदा। इनका पूरा छात्रवृत्ति इन्होंने, और हम देखते हैं छात्रवृत्ति पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एल्फिस्टन कॉलेज से इन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी, ठीक है। एल्फिस्टन जो बॉम्बे के अंदर था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये हम देखते हैं अमेरिका। और दूसरा सबसे बड़ा रोल रहा था इनके जीवन के अंदर, हम देखेंगे शाहू जी महाराज। किसका? शाहू जी महाराज। शाहू जी महाराज, इनकी छात्रवृत्ति से भी ये पढ़ने के लिए लंदन जाते हैं। लंदन गए पढ़ने के लिए, और वहां पढ़ के हम देखते हैं पीएचडी की डिग्री उन्होंने वहां से ही प्राप्त की थी, पहली चीज, ठीक है। ये 2 चीजें। और शाहू जी महाराज की कृपा से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, कौन सी थी? मूक नायक। कौन सी थी? मूक नायक इन्होंने पत्रिका निकाली थी। किनके आशीर्वाद से? शाहू जी महाराज के आशीर्वाद से इन्होंने पत्रिका निकाली थी। अब बात करेंगे दोस्तों इनके संगठन की, अपन बात करेंगे संगठन कौन कौन से थे। सबसे पहले हम देखेंगे बहिष्कृत हितकारिणी सभा। कौन सी है? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये इसका पहला संगठन माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 1924, कब था ये? 1924। सेकंड अगर मैं बात करूंगा समता, सेकंड कौन सा? समता सैनिक दल, समता सैनिक दल। ये कब था? 1927 को, ठीक है। ये इनका सेकंड संगठन था। तीसरे अगर मैं बात करूंगा, तीसरा था कि स्वतंत्र मजदूर दल, मजदूर दल 1936। कब था ये? 1936, या इसको बोलते थे हम देखते हैं कि स्वतंत्र मजदूर दल। फोर्थ अगर मैं बात करूंगा, फोर्थ था ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ये इनके महत्वपूर्ण संगठन माने जाते हैं। ये कब गया? 1942 के आसपास, 1942 के आसपास ये संगठन था। कौन कौन सा हम देख शुरू से। सबसे पहले इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, कब? 1924 के आसपास। समता सैनिक दल था 1927 के आसपास।
स्वतंत्र मजदूर दल था 1937 के आसपास, और चौथा था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो कि 1942 के अंदर इन्होंने संगठन ये बनाया था। अगर मैं इनकी पत्रिका की अगर मैं बात करूंगा तो पत्रिका कौन कौन सी सबसे पहले अपन देखते हैं। सबसे पहले मत पत्रिका मूक नायक, कौन सी थी, मूक नायक, ये इनकी पहली पत्रिका जो कि हम देखते हैं कोल्हापुर के साहू जी महाराज की कृपा से ये बनाई गई थी। सेकंड अगर बात करेंगे अपन, इसके अलावा अपन देखेंगे बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत, ठीक है। तीसरी अगर अपन बात करेंगे, से पहली हो गई मूक नायक, सेकंड ये, तीसरी है समता, तीसरी कौन सी है, समता, फोर्थ है जनता, जनता द पीपुल, जनता नहीं द पीपुल, और पांचवी है प्रबुद्ध भारत, कौन सी, प्रबुद्ध भारत। ये पांच इनकी प्रमुख पत्रिका मानी जाती। कौन कौन सबसे पहले, मूक नायक, सेकंड है हम देखेंगे बहिष्कृत भारत, तीसरी है समता, और फोर्थ है जनता, और पांचवी है प्रबुद्ध भारत। ये महत्वपूर्ण इनकी पत्रिकाएं मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों अपन देखिए संगठन बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर दल, और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये इनके महत्वपूर्ण संगठन माने जाते हैं। अब इनको अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन इनके राजनीतिक परिचय को अपन पढ़ने का प्रयास अच्छे से करेंगे। कौन कौन सबसे पहले अपन देखेंगे, देखो, हाँ, मैंने आपको बताया था कि कोल्हापुर के साहू जी महाराज थे, उनकी छात्रवृत्ति पर, किनकी छात्रवृत्ति, कोल्हापुर के साहू जी महाराज की छात्रवृत्ति की पर हम देखते हैं कि ये पढ़ने के लिए जाते हैं कहाँ पे। सबसे पहले हम देखते हैं उनकी छात्रवृत्ति पर ये अंबेडकर जी लंदन गए, और लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया, पीएचडी इन्होंने किया। और हम देखते हैं इनके संगठन कौन कौन से। सबसे पहले 1924 के अंदर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ठीक। 27 के अंदर जो कि कहाँ पे बनी गई थी, बॉम्बे के अंदर ये बनी थी, कहाँ पे, बॉम्बे के अंदर। 27 के अंदर समता सैनिक दल। तीसरा 36 के अंदर स्वतंत्र मजदूर दल यानी इंडिया इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ये इनका संगठन था। और 1942 के अंदर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये इनके महत्वपूर्ण संगठनों में से आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनकी जो समाचार पत्रिका है कौन कौन। सबसे पहले मूक नायक, कौन सी है, मूक नायक 1920 के अंदर लिखी गई थी, किसके प्रयास से, साहू जी महाराज के प्रयासों से, साहू जी महाराज, महाराज के प्रयासों से। सेकंड बहिष्कृत भारत जो कि 1927 के अंदर, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत, ये प्रमुख इसके इनके पत्रिकाएं मानी जाती है। अब दोस्तों इनका राजनीतिक संघर्ष अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक संघर्ष, सबसे पहले हम देखेंगे दो इनके महत्वपूर्ण संघर्ष है 1928 के अंदर। एक तो था पार्वती सत्याग्रह, ठीक है, पार्वती सत्याग्रह, और एक था 1930 से 1935 के बीच में था कलसम, कौन सा था, कलसम मंदिर सत्याग्रह, मंदिर सत्याग्रह। दोस्तों हुआ क्या था इसके अंदर, हम देखते हैं कि बाबा साहब खुद जो कि हम देखते हैं कि महार जाति से आते थे, और इनका दलित जाति के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज की निम्न जातियों को हम देखते हैं कि मंदिर के अंदर प्रवेश देने नहीं देते थे, ठीक है। जो जितने भी हम देखते हैं पंडित लोग हैं, जितने बड़े बड़े जो उच्च जाति के लोग थे, वो निम्न जाति को मंदिरों के अंदर एंट्री नहीं करने देते थे। और हम देखते हैं कि खुद बाबा साहब ने इसके लिए आंदोलन चलाया, सत्याग्रह किया कि हमें भी मंदिर के अंदर एंट्री दो, ठीक है। तो इन्होंने चलाया, एक तो था पार्वती, और 1930 से 35 के हम देखते हैं कलसम मंदिर सत्याग्रह इन्होंने चलाया था। 1930 से हम देखते हैं कि इन्होंने धीरे धीरे हम देखते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने, उत्थान के लिए इन्होंने हम देखते हैं राजनीतिक, राजनीतिक लड़ाई इन्होंने स्टार्ट करना प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे हम देखते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया, राजनीति की जो है धीरे धीरे ये राजनीति की तरफ ये आ जाते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं 1926 ये 3 गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी जाते हैं लंदन। तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर हम देखते हैं 1930 से लेकर 1932 तक तीनों गोलमेज, हाँ ध्यान रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर ही जाते हैं, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर, तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर ये जाते हैं लंदन, जाते हैं लंदन, तीनों गोलमेज सम्मेलन हम देखते हैं। फिर दोस्तों हम देखते हैं 26 सितंबर 1932 के अंदर हम देखते हैं गांधी जी और बाबा साहब के बीच में हम देखते हैं पूना पैक्ट भी होता है, उस पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। गांधी जी व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के खिलाफ, अंबेडकर जी
दोनों के बीच में हम देखते हैं पूना, क्या होता है, पूना पैक्ट, क्या होता है, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। पूना पैक्ट पर क्या हो जाते हैं, हस्ताक्षर ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद में हम देखते हैं धीरे धीरे इनका सारा अपन पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो 1930 के अंदर हम देखेंगे कि अंबेडकर जी राष्ट्रीय राजनीति में आए और अछूतों के लिए अलग, हम देखेंगे अछूतों के लिए अलग मताधिकार मांगा था, दलितों के उत्थान के लिए राजनीतिक शक्ति इनकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि 1930 के एक प्रकार से राजनीतिक जो कि है, जो कि राष्ट्रीय राजनीति में धीरे धीरे आने लग जाते हैं। 1930 से 32 के बीच हम देखते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर कहाँ पे गए थे गांधी जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लंदन जाते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर, ठीक है। जबकि हम देखते हैं महात्मा गांधी जो सिर्फ और सिर्फ सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन होता है उसके अंदर ये गए थे। 26 सितंबर 1932 के अंदर हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, हम देखते हैं कि गांधी और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर इन्होंने कर दिए थे। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ 1946 के अंदर अंबेडकर जी बंगाल से संविधान सभा में जाते हैं, चुनते हैं, और 29 अगस्त 1947 के दिन हम देखते हैं कि अंबेडकर जी को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनको चुन लिया जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में बाबा साहब अम्बेडकर जी को क्या बनाया जाता है, विधि मंत्री के रूप में इनको बनाया जाता है, ठीक है। इनकी पुस्तक की दोस्तों अपन याद रखने अच्छे से, पहली कौन सी है, हु आर सुद्राज, कौन सी है, हु आर सुद्राज। सेकंड है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तीसरी है थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। फोर्थ है द अनटचेबल्स। पांचवी कौन सी है, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और छठी कौन सी, द बुद्धा एंड हिज धम्म। बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आपको मैंने अच्छे से करवा दी। और धीरे धीरे देखते हैं हम कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लास्ट में जाते जाते 1956 के बाद में बौद्ध धर्म को ये धीरे धीरे अपना भी लेते हैं, ठीक है ना। ये था दोस्तों। और हम देखते हैं 1956 के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जी का भी निधन हो जाता है। दोस्तों ये था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चंस, यानी मैं अगर आप ये कर लेते हो अच्छे से तो बाबा साहब से कोई क्वेश्चन आपका गलत भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको वापस से मैं क्विक रिविजन आपको एक बार अच्छे से मैं करवा देता हूं। देखो शुरू से अगर मैं बात करूंगा, हाँ इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 के दिन हम देखते हैं महू, जो कि इंदौर के अंदर एक जगह पड़ती है, महू वहाँ पे इनका जन्म होता है। जो कि ये किस जाति के आते थे, महार जाति के आते थे। इनके पिताजी रामजी अंबेडकर, जो कि हम देखते हैं छावनी के रूप के अंदर ये थे, ठीक है। किसमें थे, छावनी में। माता जी का नाम भीमाबाई, ठीक है। इनकी दो पत्नियां थी, एक तो रमाबाई अम्बेडकर, जो कि हम देखते हैं कि इनका बहुत कम उम्र के अंदर इनका निधन हो जाता है। और सेकंड जो पत्नी बनती है वो कौन थी, सविताबाई अम्बेडकर इनकी सेकंड पत्नी बनती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि अब भाई पढ़ने में तो बहुत होशियार थे ये, ठीक है। इनको कहते हैं कि स्कूल के अंदर भी काफी पीछे इनको बिठा देते थे, ठीक है ना। फिर पानी इनको पीने नहीं देते, ऐसे ही इनके साथ मतलब बहुत ज्यादा सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा अत्याचार इनके साथ होता था। फिर देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे गायकवाड़ एक परिवार था, ठीक है ना, गायकवाड़ परिवार था बड़ौदा के, उनको इन्होंने छात्रवृत्ति दी, ठीक है। फिर बाद में आगे निजी कलेक्टर के रूप में भी इन्होंने, निजी सचिव के रूप में भी इन्होंने काम किया था। हम कहाँ पे, किसके साथ, गायकवाड़ महाराजा के साथ। और इनको पढ़ने की छात्रवृत्ति दी और कहाँ गए, अमेरिका गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया। नेक्स्ट बात करते हैं, बता रखा है ना आपको, गायकवाड़ परिवार पूरा और साहू जी महाराज वाला पढ़ने के जाते हैं। और उनकी जो साहू जी महाराज के रूप, जो प्रेरणा से इन्होंने क्या किया था, मूकनायक पत्रिका भी इन्होंने लिखी थी। संगठन सबसे पहले अपन देखेंगे, हाँ कोल्हापुर में साहू जी महाराज की छात्रवृत्ति पर ये अम्बेडकर जी लंदन गए और लंदन विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या किया, पीएचडी इन्होंने करते हैं। संगठन सबसे पहले बात करेंगे 1924 के अंदर बहिष्कृत इत्खारणी सभा, जो कि बॉम्बे के अंदर बनी थी। 1927 के अंदर समता सैनिक संघ बना। 36 के अंदर स्वतंत्र मजदूर दल या फिर इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना होती है। और 1942 के अंदर अपन देखेंगे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एक संस्था ये इनके द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे इनकी समाचार पत्रिका कौन कौन सी, सबसे पहले मूक नायक, जो कि 1920 के अंदर थी। बहिष्कृत भारत, जो कि 1927 के अंदर थी, ठीक है। जनता, समता और प्रबुद्ध भारत, ये महत्वपूर्ण इनकी पत्रिका है। और इनके हम देखते हैं राजनीतिक सफर यहाँ से स्टार्ट होता है। इन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह चलाया। 30 से 35 के बीच में कलसम मंदिर सत्याग्रह चलाया, ठीक है। ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया। हाँ 1930 के अंदर हम देखते हैं अंबेडकर जी की राजनीतिक जो है चेतना जगती है और राष्ट्रीय राजनीति में आते हैं। और इन्होंने उच्च अछूतों के लिए अलग मताधिकार, किसके लिए, अलग मताधिकार के लिए मांगा। और दलितों के उत्थान के लिए हम देखते हैं कि राजनीतिक शक्ति इनके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है।
30 से 32 के बीच में हम देखते हैं कि गांधी ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लंदन जाते हैं, और लंदन में हम देखते तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर हम देखते हैं तीनों भाग लेते हैं। 26 सितंबर, सोचो डेट याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्वेश्चन यही पूछेंगे कि पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कब हुए, तारीख आपको याद होनी चाहिए। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 के दिन हम देखते हैं कि पूना पैक्ट ये होता है। ये तारीख आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं 46 के अंदर हम देखते हैं कि अंबेडकर जी बंगाल से संविधान सभा में चुने गए, और 29 अगस्त 1947 के दिन हम देखते हैं कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, उस ड्राफ्टिंग संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के ये क्या बनते हैं? अध्यक्ष के रूप में इनको चुन लिया जाता है। और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के अंदर बाबा साहब को क्या बना दिया जाता है? विधि मंत्री के रूप में इनको बना दिया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि पुस्तकें आपको 100% याद ही रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी है? हु आर सुधराज, सेकंड है द एनहिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, द अनटचेबल्स, ठीक है, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्धा एंड हिज धम। और कहते हैं कि लास्ट में जाते जाते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म की तरफ ये काफी मूव कर जाते हैं, और 1956 के अंदर भी इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आगे चलते हैं अब। हाँ, अगला टॉपिक है मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। अगला टॉपिक कौन सा है? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, आपको एक तो हिंदी, ठीक है, एक तो हिंदी निकलवाएंगे, और एक रीजनिंग, दो ये हम देखेंगे पोर्शन निकलवाएंगे, और आपको सारा कंप्लीटली आपको अच्छे से हम करवाएंगे। और गणित तो अब 1-2 दिन के अंदर भी समाप्त होने वाली है। अब धीरे धीरे आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर भी आपको बहुत जल्दी कंप्लीटली रजत खंडेलवाल परिवार के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ते रहिए। और हिस्ट्री भी आप देखोगे लगभग मैंने बहुत मिनिमम कंटेंट और मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में ये मिशन बनाया है, और इसी को साथ लेते हुए मैं इसको चल रहा हूं। तो अगला टॉपिक अपन देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। इसके बारे में पढ़ने का अपन अच्छे से प्रयास करते हैं। दो सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, अबुल कलाम आजाद साहब, ठीक। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि ये इनका जन्म मक्का में हुआ। कहाँ पे हुआ इनका जन्म? मक्का। मक्का मदीना है, वहां पे इनका जन्म होता है। सऊदी अरब, फिर सऊदी अरब, ठीक है, मक्का के अंदर जन्म होता है। इनका परिवार कहाँ जाता है? कलकत्ता आ जाता है। कहाँ जाता है? 1890 के आसपास इनका परिवार कहाँ जाता है? कलकत्ता। 1890 के आसपास इनका परिवार कहाँ जाता है? कलकत्ता आ जाता है, और यहाँ पर ये रहने लग जाते हैं, ठीक। दूसरी चीज अपन देखेंगे कि 1920 का जो खिलाफत मूवमेंट हुआ था, कौन सा मूवमेंट? खिलाफत मूवमेंट। उस खिलाफत मूवमेंट के अंदर ये नेता के रूप में उभर के आए थे पहली बार। खिलाफत आंदोलन के अंदर एक नेता के रूप में उभर कर ये आए थे। सबसे पहले एक नेता के रूप में ये उभर कर आए थे। 1923 के अंदर अपन देखते हैं सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। विशेष अधिवेशन होता है कांग्रेस का। विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली के अंदर। विशेष अधिवेशन होता है कहाँ पे? दिल्ली के अंदर होता है। और उसके ये सबसे पहले हम देखते हैं युवा अध्यक्ष बने। सबसे सबसे कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष बने थे ये उस समय। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। क्या बने? सबसे युवा अध्यक्ष। कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष ये 1923 के अंदर ये सबसे पहले विशेष अधिवेशन के अंदर दिल्ली में हुआ था, और कांग्रेस सबसे बड़े युवा अध्यक्ष ये बने थे। अगली बात करें दोस्तों 1940 से आसपास, 1940 से और 46 के आसपास हम देखेंगे कि ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रखना, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं ये सबसे युवा। वो कांग्रेस के अध्यक्ष तो युवा तो है ही, साथ में हम देखेंगे कांग्रेस सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का ही माना जाता है। सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का ही माना जाता है। सबसे बड़ा कार्यकाल इन्हीं का ही माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों और देखेंगे इनके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनकी, पुस्तकें अगर मैं बात करूंगा तो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक वह इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इनकी पहली पुस्तकें मानी जाती है। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंदर इसकी आती है। इसके अलावा दोस्तों अपन बात करेंगे गुब्बार ए खातिर। कौन सी है? गुब्बार ए खातिर, ये इनकी भी एक पुस्तक मानी जाती है। पत्रिका की अगर मैं बात करूंगा,
सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये एग्जाम के अंदर 100% पूछी जाती है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की पुस्तक मानी जाती है। पत्रिका की अगर मैं बात करूंगा तो पत्रिका की कौन सी सबसे पहले हम देखेंगे, अल बिलाल, अल बिलाग, अल बिलाग, ये महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें मानी जाती है। अब थोड़ा सा अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक बार वापस से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का जन्म मक्का के अंदर होता है। इनका पूरा परिवार 1890 के अंदर कलकत्ता आ जाता है। 1920 के अंदर हम देखते हैं कलकत्ता खिलाफत आंदोलन के नेता के रूप में ये उभरते हैं। 1923 के अंदर कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन होता है। उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष इनको माना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे 1940 से 46 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और कहते हैं सबसे बड़ा कार्यकाल इनका ही माना जाता है। फिर दोस्तों अपन देखेंगे इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम है, गुब्बार ए खातिर इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक में, और पत्रिका की अगर मैं बात करूंगा तो अल बिलाल और अल बिलाग इनके हम देखते हैं महत्वपूर्ण पत्रिका इनकी मानी जाती है। अब थोड़ा सा अपन इसको थ्योरी का पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। हाँ, 11 नवंबर, हम देखिए तारीख थी 11 नवंबर, 11 नवंबर 1888 के अंदर इनका जन्म होता है। मक्का, कहाँ पे होता है? मक्का में इनका जन्म होता है। 1890 के अंदर आजाद जी का परिवार कहाँ जाता है? पूरा कलकत्ता बस जाता है। 1923 के अंदर अपन देखेंगे कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में ये बनकर आए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। सबसे कांग्रेस सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब सबसे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष माने जाते हैं। 1920 के अंदर खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में उभरे और सबसे इंपॉर्टेंट है कि धरासना सत्याग्रह के भी इन्होंने प्रमुख नेता के रूप में इनको माना जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट, 1940 से 46 के बीच में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और सबसे अधिक समय तक का कार्यकाल इनका माना जाता है। हाँ, 1935 के अंदर हम देखते हैं कि शिमला सम्मेलन होता है और शिमला सम्मेलन के अंदर हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन गया था? खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब गए थे। और हम देखते हैं अलग अलग पार्टियों से अलग अलग आए थे और शिमला जो सम्मेलन हुआ 1945 के अंदर हुआ था। तो शिमला सम्मेलन के कांग्रेस के आधिकारिक रूप से वार्ताकार के लिए रूप में ये गए थे और कहते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात देश के प्रथम शिक्षा मंत्री ये बनते हैं और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है। तो हम देखते हैं कि इनके ही प्रथम शिक्षा मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट है इनकी पत्रिका है अल हिलाल, जो कि इसमें उर्दू के अंदर कब लिखी गई थी? 1912 में। कब लिखी गई थी? 1912 में। सेकंड कौन सी है? अल बिलाग। कौन सी है? अल बिलाग, जो कब लिखी गई थी? 1914 के अंदर। और पुस्तक की अगर मैं बात करूंगा तो पहली है इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बार ए खातिर और तर्जुमान उल कुरान। कौन सी है? तर्जुमान उल कुरान। ये तीन की पुस्तक कौन सी? एक तो इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बार ए खातिर और तर्जुमान उल कुरान, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती है। और अगर मैं बात करूंगा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि 1920 के अंदर जामिया मिलिया इस्माइलिया जो इस्लामिया विद्यालय की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। उसमें हम देखते हैं कि दिल्ली में जो स्थानांतरित किया गया था इन्हीं के ही प्रयासों से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और 1992 के अंदर इनको भारत रत्न से इनको नवाजा गया था। तो ये थे हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के बारे में सबसे पहले 1890 में कलकत्ता में जन्म होता है, सॉरी मक्का के अंदर जन्म होता है। कलकत्ता का परिवार पूरा यहाँ पे कलकत्ता जाता है। खिलाफत आंदोलन के नेता के रूप में उभरते हैं। 23 में विशेष अधिवेशन दिल्ली के अंदर हुआ था जिसके सबसे युवा अध्यक्ष यही थे। 44 से 46 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। सबसे बड़ा कार्यकाल इनका ही माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इनकी पुस्तकें इंडिया विंस फ्रीडम है, गुब्बारे खातिर है, पत्रिका अल बिलाल और अल बिलाग इनकी पत्रिका मानी जाती है। तो दोस्तों ये था और ये सारा आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब नेक्स्ट बात करेंगे सरदार पटेल जी के। लास्ट टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बारे में अपन जानने का प्रयास करेंगे, एक एक चीज समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और सारे टॉपिक्स मैंने आपको अच्छे से, लगभग तीनों टॉपिक मैंने आपको रिवीजन के साथ में आपको याद कराते हुए सारा आपको याद करवा दिया है। अब देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साहब के बारे में। देखो, सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है। सबसे पहले इनका जन्म 31
अक्टूबर को इनका जन्म होता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को 1875 के आसपास, 1875, नाडियाद, कौन जगह थी, नाडियाद में इनका जन्म होता है, जो कि कहाँ है, गुजरात के अंदर, कहाँ है, गुजरात के अंदर है। और किस समाज से आते थे, पाटीदार समाज, किस समाज से, पाटीदार समाज, पाटीदार समाज से ये आते थे, ठीक। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इनका एंट्री 1918 के अंदर, राजनीतिक, सबसे पहले राजनीतिक सफलता इनकी 1918 की खेड़ा सत्याग्रह, कौन सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह था, ठीक। पहली चीज क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। 1920 के अंदर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के अंदर एंट्री करते हैं, असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल साहब एंट्री करते हैं। उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे 1924 से 26 के बीच में के अंदर हम देखें अहमदाबाद, अहमदाबाद नगर निगम के, अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में उभर के आते हैं, किसके, नगर निगम के अध्यक्ष के रूप में उभर के आते हैं। सबसे मेन सफलता हम देखते हैं 1928 के अंदर बारदोली सत्याग्रह, कौन सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, क्योंकि हम देखते हैं इसके अंदर सत्याग्रह, इसके अंदर हम देखते हैं गांधी जी की भी एंट्री होती है और कहते हैं कि सरदार की उपाधि, सरदार की उपाधि इनको महिलाओं ने दी थी, किसने दी थी, महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने, महिलाओं ने इनको दी थी। सबसे दूसरी चीज हम देखेंगे 1928 के बाद में 1931 के अंदर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, उस कराची अधिवेशन की भी अध्यक्षता इन्होंने की थी, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, इनका नारा था अंग्रेजों, अंग्रेजों एशिया छोड़ो, अंग्रेजों एशिया छोड़ो, अंग्रेजों एशिया छोड़ो। हम देखते हैं भारत का एकीकरण होता है और उस भारत के एकीकरण के अंदर हम देखते हैं भारत का एकीकरण के अंदर हम देखते हैं सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। और हम देखते हैं कि जब 565 रियासत थी, उस 565 रियासतों के अंदर सांप्रदायिक दंगे को रुकवाना भी बहुत बड़ी चुनौती थी उस समय। और तीन बड़ी रियासत थी, एक तो थी हम देखते हैं जूनागढ़, जूनागढ़, एक थी हैदराबाद, हैदराबाद, और तीसरी थी हम देखते हैं कश्मीर। ये तीन बड़ी रियासत थी जो कि हम देखते हैं कि जो भारत में मिलना चाहता है वो भारत के लिए हक थी, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहता है वो पाकिस्तान के लिए हाँ थी, और जो दोनों ही में नहीं मिलना चाहता वो खुद ही स्वतंत्र रहना चाहता है तो उसके अंदर हम देखते हैं कश्मीर स्टेट था। और तीन बड़ी रियासतें थी, एक तो जूनागढ़ स्टेट, एक हैदराबाद स्टेट, और एक ये देखते हैं कश्मीर स्टेट। और इसमें हम देखते हैं हैदराबाद के अंदर तो ऑपरेशन पोलो, कौन सा पोलो, ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो चलाकर, ऑपरेशन पोलो चलाकर हम देखते हैं सैनिक कार्रवाई के माध्यम से, सैनिक कार्रवाई के माध्यम से हम देखते हैं कि इन्होंने इसको हैदराबाद स्टेट को लिया। और जूनागढ़ के अंदर हम देखते हैं सेना बेस कर इन्होंने वहां पर जूनागढ़ के अंदर ले लिया। और हम देखते हैं तीसरा है कश्मीर जो स्टेट था, इस कश्मीर स्टेट के अंदर हम देखते हैं कि फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हम देखते हैं यूएनओ के अंदर कश्मीर ये मुद्दा ये चला जाता है। और इनको हम देखते हैं लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष भी इनको कहा जाता है, बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क इनको ही कहा जाता है। दोस्तों ये थे हमारे सरदार पटेल साहब के बारे में। सारा एक बार मैं आपको वापस से देख लो, वापस से। सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 के दिन नाडियाद जो कि गुजरात की जगह पर थी वहाँ इनका जन्म होता है। पाटीदार समाज से आते थे। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ से पहली राजनीतिक एंट्री इनसे यहाँ से होती है। 1920 के अंदर असहयोग मूवमेंट चालू करता होता है, उसके अंदर भाग लेते हैं। 24 से 26 के बीच में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष ये बनते हैं। 28 के अंदर बारदोली सत्याग्रह होता है और उस सत्याग्रह के अंदर हम देखते हैं कि गांधी जी की एंट्री तो थी, साथ में सरदार पटेल की भी यहाँ पे एंट्री होती है, सॉरी एंट्री थी। और महिला यहाँ की महिलाओं ने कहा था कि पटेल साहब हमारे क्या है, सरदार है, क्या है, सरदार। और सरदार की उपाधि इनको बारदोली की महिलाओं ने इनको वहाँ पे उपाधि दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे 1931 के अंदर कराची अधिवेशन होता है और कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पटेल साहब के आशीर्वाद से हुआ था। और कहते हैं कि मौलिक अधिकारों पर पहली बार प्रस्ताव जो पारित किया गया था वो इसी अधिवेशन में किया गया था। किसमें? मौलिक अधिकारों पर, मौलिक अधिकारों पर
मौलिक अधिकारों पर पहली बार जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो इसी अधिवेशन के अंदर हम किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, इनका नारा था अंग्रेजों एशिया छोड़ो, इनका नारा था। ठीक है, भारत के एकीकरण के अंदर जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, 3 स्टेट के अंदर मैंने सर आपको ऑपरेशन पोलो बता दिया है। और लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क के रूप में इनको जाना जाता है। अब थोड़ा सा अपन थ्योरी पढ़ने का प्रयास अच्छे से करते हैं। सबसे पहले पटेल साहब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। 31 अक्टूबर 1875 के अंदर इनका जन्म होता है। कहाँ पे? नाडिया, गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है, वहाँ इनका जन्म होता है। किस समाज से आते थे? पाटीदार समाज से आते थे। जाबर भाई पटेल के पिताजी का नाम था जाबर भाई पटेल। जाबर भाई पटेल का पिताजी का नाम था, माताजी का नाम लाडवा देवी इनकी माताजी का नाम था। और दोस्तों ध्यान रखना, ये लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई करी और बैरिस्टर आके यहाँ पे हम देखते हैं अहमदाबाद के रूप में, ये वकालत के रूप में ये करने लग गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, महात्मा गांधी जी से विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने वकालत छोड़कर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने क्या किया? भाग लेना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो कि कब हुआ था? 1918 के अंदर हुआ था। हुआ ये था कि हम देखते हैं कि सूखे के कारण, क्या उस समय हम देखते हैं सूखा आ गया था। सूखे के कारण फसल खराब हो गई थी। क्या हो गई थी? फसल खराब हो जाने के बावजूद भी अंग्रेजों के द्वारा भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। भू राजस्व की वसूली की जा रही थी, ये मैंने इसका रीजन था, की जा रही थी। और इसमें अंदर हम देखते हैं गांधी जी की एंट्री होती है, इंदुलाल याग्निक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये तमाम लोग थे जिसमें यहाँ पे एंट्री होती है। तो वापस पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूखे के कारण, फसल खराब हो जाने के कारण बावजूद अंग्रेज के क्या ले रहे थे? भू राजस्व। क्या ले रहे थे? भू राजस्व ले रहे थे। और वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न अदा करने के लिए इनको सुझाव दिया कि आपको लगान नहीं देना है। ठीक है, किसने सुझाव दिया? सरदार पटेल साहब ने और इंदुलाल याग्निक साहब ने, कि आपको क्या नहीं देना है? लगान नहीं देना, क्योंकि सूखे भाई फसल तो खराब हो चुकी है, आप फालतू में क्यों लगान दे रहे हो। और जबकि हम देखते हैं अंग्रेजों ने इनके ऊपर भू राजस्व की जो दर है वो उसको बढ़ा भी दी थी और उनको जबरदस्ती लेने का प्रयास भी ये कर रहे थे। और फिर हम देखते हैं गांधी जी की एंट्री होती है और उस समय हम देखते हैं गांधी जी गुजरात किसान सभा के भी अध्यक्ष गांधी जी थे। और 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर आंदोलन की बागडोर संभाली और सरकार ने लाचार होकर मान ली ये बात और वह गोपनीय दस्तावेज जारी किया कि लगान उसी से वसूल किया जाए जो सो सक्षम हो। और कहते हैं कि उस समय गुजरात किसान सभा के गांधी जी अध्यक्ष भी थे। दोस्तों ये था खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट बात करेंगे। हाँ, सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल साहब, शंकरलाल बैंकर, इंदुलाल याग्निक। ये पटेल साहब की क्या थी? पहली सफलता ये मानी जाती है। ये पहली बात हो खेड़ा सत्याग्रह। सेकंड बात करेंगे। सेकंड बात है 1924 से 26 से तक अहमदाबाद नगर निगम के भी अध्यक्ष बनकर ये रूप में उभरे थे। तीसरे अगर बात करूंगा बारदोली सत्याग्रह, क्योंकि 1930 दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट है 1928 बारदोली सत्याग्रह। हुआ क्या था? हम देखते हैं कि यह आंदोलन काली पराग जनजाति, काली पराग जनजाति का मतलब होता है दोस्तों आदिवासी जनजाति। कौन सी जाति? आदिवासी। आदिवासी जनजाति तथा कुनबी पाटीदार किसानों द्वारा ये किया गया था। ठीक है ना, यह जो आंदोलन था सबसे पहले जो जो काली पराग जनजाति तथा कुनबी पाटीदार जो है किसान, उनके द्वारा ये आंदोलन किया गया था। जिसमें अपन देखते हैं गांधी जी ने काली पराग जनजाति के रूप में एंट्री करती और उन्हें किस नाम, क्या नाम दिया गया? रानी पराग के नाम उनको इनका नाम दिया गया। किसको? काली पराग जनजाति को, क्योंकि हम देखते हैं आदिवासी जनजाति थी ये, आदिवासी। और कहते हैं कि इसके जो प्रमुख नेता थे, एक तो थे कल्याण जी मेहता। कल्याण जी हमारे दोस्त का नाम भी है कल्याण जी, क्योंकि हम देखते हैं चाणोद में एक दोस्त है हमारे कल्याण जी, काफ़ी पढ़ने वाले भी और काफ़ी भयंकर, इनको इंग्लिश का भी अच्छा सा ज्ञान है, बढ़िया ज्ञान है और उनको हर चीज़ का पूरी टैलेंटेड, तो हम उनको बोलते हैं कल्याण जी मेहता। तो कल्याण जी मेहता, कल्याण जी मेहता। और हम देखते हैं कुंवर जी, जो कुंवारे रहते हैं, कुंवर जी मेहता। तो दो बड़े नेता थे, एक तो कल्याण जी मेहता और एक कुंवर जी मेहता। हुआ ये था कि इस आंदोलन के अंदर सरकार ने क्या किया? जो टैक्स थी, टैक्स की जो दर थी, टैक्स की जो दर थी वो कितनी कर दी थी? 30% कर, कितनी कर दी थी? 30% बढ़ा दी थी, वृद्धि कर दी थी इनमें। ठीक है, इसको रोकने के लिए गांधी जी ने हम इस एंट्री करते हैं और भू राजस्व की जो दर बढ़ी थी 30%, इस दर को रोकने के लिए सरकार ने इसको घटा करके थोड़ा बहुत कम भी किया। कितने किया? 21.9% कर दिया। लेकिन गांधी जी तो मानने वाले नहीं थे कि बहुत कम करो, आप और भी कम करो, और भी कम करो। और कहते हैं कि एक अधिवेशन बैठता, सॉरी एक दो व्यक्ति बैठते हैं, एक तो ब्रूमफील्ड
थोड़ा बताता हूँ मैं। ये आंदोलन राजस्व में 30% की वृद्धि के खिलाफ किया गया था और सरकार ने इसे घटाकर 21.9% कर दिया, लेकिन किसानों ने आंदोलन बिल्कुल क्या रखा, किसानों ने आंदोलन को बिल्कुल जारी रखा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। और कहते हैं कि फिर धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, संभाला, और गांधी जी भी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। और कहते हैं सरकार ने दो एक बंदे थे, एक तो ब्रूमफील्ड थे, कौन थे, ब्रूमफील्ड, एक मैक्सवेल, दो बंदे थे, और इनकी अध्यक्षता में हम देखते हैं गठन किया गया। और कहते हैं कि भू राजस्व की जो दर थी उसको 6.03 तक इन्होंने कर दिया गया था। और कहते हैं कि बारडोली सत्याग्रह की जो महिला थी, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, किसकी उपाधि, सरदार की उपाधि इनको दी थी, इसकी सरदार की इनको उपाधि दी थी। दोस्तों ये था, ठीक है ना, ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट है फिर 1930 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। 1931 के अंदर कराची अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, और यहाँ पे इन्होंने मौलिक मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव की भी इन्होंने बात की थी, मौलिक अधिकार होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का एकीकरण के अंदर हम देखते हैं पटेल साहब का गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता थी। भाई जैसे हम देखते हैं कि जब वो गृह मंत्री बनते हैं, अंतरिम जो मंत्रिमंडल बैठता है उसके अंदर, उनकी पहली जो प्राथमिकता क्या थी, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण। पहला क्या था, सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण। और सेकंड था देसी रियासतों को भारत के अंदर कैसे मिलाया जाए, देसी रियासतों को भारत के अंदर कैसा मिलाया जाए। इसमें हम देखते हैं पहला जो था वो स्टेट था सबसे पहले जूनागढ़ स्टेट। कौन सा स्टेट था, जूनागढ़। इस जूनागढ़ स्टेट के अंदर हम देखते हैं भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई, लेकिन नवाब भागकर कहाँ चला गया, पाकिस्तान ये चला जाता है। और कहते हैं कि 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत में प्रवेश, भारत में मिल। दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट तारीख याद रखना, ये 9 नवंबर 1947। तो जूनागढ़ कब मिला था, 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट हैदराबाद स्टेट की अगर मैं बात करूंगा, तीन बड़े स्टेट थे, एक तो हैदराबाद स्टेट, जूनागढ़ स्टेट और एक कश्मीर स्टेट। ठीक है, दो स्टेट तो सैनिक कार्रवाई के माध्यम से पटेल साहब ने ले लिए। तो वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाकर सेना कार्रवाई, सेना कार्रवाई के माध्यम से उसको तारीख याद रखना बस, 13 सितंबर 1948 को भारत में इन्होंने मिला लिया था। और तीसरा स्टेट है कश्मीर। तो हम देखते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में गृह मंत्री, सूचना और रियासत जो है, ठीक, कश्मीर का तो मैं मुद्दा था ही नहीं। कश्मीर का तो हम देखते हैं कि जो यूएनओ के अंदर मामला चला जाता है कश्मीर वाला, और उस समय तो उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, 1948-50 के आसपास। तो भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री भी ये बनते हैं। और इनकी जो हम देखते हैं 1950 के आसपास, अंग्रेजों एशिया छोड़ो इनका प्रमुख नारा था। ठीक है, और इनकी संज्ञा किस नाम से, भारत का लौह पुरुष के नाम से, और भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि जर्मनी का एक व्यक्ति था बिस्मार्क, क्या था, जर्मनी का। पुस्तकें बात करेंगे, गांधी, नेहरू, सुभाष, ये पुस्तकें हैं, कश्मीर और हैदराबाद। और तीसरी है आर्थिक और विदेश नीति। और कहते हैं मृत्यु 15 दिसंबर 1950 के दिन हम देखते हैं पटेल साहब की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ये थे 4 टॉपिक, मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल से और एक एक बारीकियों के साथ में अच्छे से मैंने करवा दिए हैं। अब दोस्तों आपको अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाना है, और जो फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है उसको आपको जोड़ना है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सारी चीज़ें, आपको फर्स्ट गेट का फर्स्ट पेपर करवाया जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा एक बार वापस से रिवीजन आपका मैं करवा देता हूँ शुरू से। देखो, हाँ, सबसे पहले पंडित जी जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद के अंदर होता है। लंदन की बैरिस्टर पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित इनकी बहन थी, जो कि यूएनओ के अंदर महासभा की इसमें अध्यक्षता की थी। जो कमला कौल थी वो इनकी धर्म पत्नी थी। ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से 1912 के अंदर बांकीपुर अधिवेशन की हम देखते हैं, इसमें भाग लेते हैं कांग्रेस के। 24-26 तक इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं। 27 में बेल्जियम के अंदर समाजवादी कांग्रेस होता है, वहाँ पे उन्होंने सम्मेलन भाग लिया कांग्रेस की तरफ से। और 31 दिसंबर 1929 के दिन लाहौर घोषणा पत्र इनका जारी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की 29 में लाहौर, 36 में लखनऊ, 37 में तेजपुर। इनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ही और हरिपुरा अधिवेशन, जो कि हम देखते हैं सुभाष बाबू ने जो बनाया था। और इसकी जो राष्ट्रीय नियोजन समिति की जो अध्यक्षता बनी थी किसके नेतृत्व में गई थी, जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ये बनती है। नेक्स्ट है, ये सारा आपको मैंने बता दिया। ठीक है, जहाँ इनकी पुस्तक एक तो याद रखना, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तीसरी है ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और फिर हम देखते हैं कि 2 सितंबर के 46 के दिन हम देखते हैं अंतरिम सरकार का गठन होता है। और मृत्यु 27 मई 1964 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में देखो, 14 अप्रैल 1891 के दिन हम देखते हैं महू, जो कि छावनी वहाँ इंदौर में जन्म होता है। पिताजी का नाम रामजी अम्बेडकर, माता का नाम भीमाबाई, पत्नी 2 थी, एक तो रमाबाई अम्बेडकर और एक सविता अम्बेडकर।
अंबेडकर गायकवाड़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो परिवार था, एक तो गायकवाड़ परिवार जो कि बड़ौदा का था, इन्होंने हम देखते हैं कि छात्रवृत्ति दी, उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए इनको भेजा था। और हम देखते हैं कि एल्फिंस्टन जो कॉलेज था वहाँ से इन्होंने स्नातक किया था। साहू जी महाराज जो कि लंदन से उनको छात्रवृत्ति दी और पढ़ने के लिए उनको वहाँ पे गए और वहाँ से उन्होंने पीएचडी की, और इन्हीं की प्रेरणा से इन्होंने मूक नायक भी लिखा था। नेक्स्ट बात करेंगे संगठन की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, समता सैनिक दल 1927, स्वतंत्र मजदूर दल 1936, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942। ठीक है, पत्रिका मूक नायक है, बहिष्कृत भारत है, समता है, जनता है और प्रबुद्ध भारत, ये इनकी प्रमुख पत्रिका मानी जाती है। ठीक है, ये सारा आपको मैंने बता दिया। हाँ, दो महत्वपूर्ण इनके राजनीतिक वो थे, पार्वती मंदिर सत्याग्रह और 1930 के अंदर कलसम मंदिर सत्याग्रह, जो कि आपको मैंने मंदिर के लिए, किसके लिए, मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया था, मंदिर प्रवेश के लिए, मंदिर प्रवेश के लिए। नेक्स्ट है 30 के अंदर दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने राजनीतिक एंट्री करी। 30 से 32 में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। ठीक है, लंदन। 26 सितंबर 1932 को गांधी जी व अम्बेडकर के बीच में पुनः पैक्ट समझौता होता है। ठीक है, सारा आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट है अंबेडकर जी बंगाल से संविधान सभा में चुने जाते हैं और 29 अगस्त को अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष बनते हैं और फिर बाद में विधि मंत्री बनते हैं। ये सारा आपको मैंने बता दिया। पुस्तकें, हु आर सुधराज, द एनिलेशन ऑफ कास्ट, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान ऑन पाकिस्तान, द अनटचेबल्स, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, द बुद्ध एंड हिज धम्म। और 56 में हम देखते हैं अंबेडकर जी का निधन हो जाता है और लास्ट में जाते जाते हम देखते हैं बौद्ध धर्म के अंदर भी ये काफ़ी हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब के बारे में। जन्म मक्का सऊदी अरब में होता है, 90 में कलकत्ता में बस जाते हैं, 20 के अंदर खिलाफत आंदोलन के नेता बनते हैं, 23 में विशेष अधिवेशन की जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष यही बनते हैं। 40 से 46 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, सबसे बड़ा कार्यकाल इन्होंने ही पूरा किया था। इनकी पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और अल बिलाल और अल बिलाग, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। ये सारा आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब इसको पढ़ लेना। इनकी बस ये है कि देख लेना, अल हिलाल और अल बिलाग 1914 के अंदर, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर और तर्जमान उल कुरान। शिक्षा के क्षेत्र में आप इसको देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सरदार पटेल साहब के बारे में। जन्म 31 अक्टूबर 1875 में जन्म होता है। नाडियाद गुजरात पाटीदार समाज से आते थे। 1918 के अंदर खेड़ा सत्याग्रह मामला असहयोग आंदोलन में एंट्री करते हैं। अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं। 24 से 26, 28 में बारदौली सत्याग्रह होता है। इनकी ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, इनका नेतृत्व किसने किया था, बारदौली का नेतृत्व सरदार पटेल ने। किसने किया था, सरदार पटेल ने। ठीक, 31 के अंदर कराची अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं और मौलिक अधिकार पर पहली बार प्रस्ताव इसी अधिवेशन के अंदर सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट, नारा अंग्रेजों एशिया छोड़ो, जूनागढ़ हैदराबाद स्टेट और कश्मीर, जबकि ऑपरेशन पोलो चलाए थे इन्होंने, और लौह पुरुष को कहते हैं भारत का बिस्मार्क कहते हैं, और सैनिक कार्रवाई सारे आपको मैंने अच्छे से बता दिया। ये सब चीज़ें देख लेना आप। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह याद रखना 1918 का, ये आपको मैंने बता दिया है पूरा मामला। ठीक है, और नेक्स्ट है सहयोगी वल्लभ भाई पटेल, ये सारा है ही। 24 में अहमदाबाद नगर निगम के अध्यक्ष बनते हैं। बारदौली सत्याग्रह होता है 1928 के अंदर। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना कि ये काली पराग जनजाति किस जाति को कहते थे, आदिवासी जनजाति को कहते थे, और कहते हैं कि गांधी जी भी इनको रानी पराज क्या कहते थे, रानी पराज। दो नेता का नाम याद रखना, एक तो कल्याण जी मेहता, एक कुंवर जी मेहता। हाँ, मेन जो था, जो जड़ थी वो थी 30% की वृद्धि की टैक्स के अंदर, किसमें, टैक्स के अंदर, और फिर सरकार ने वापस वो घटाया 21.9 कर दिया, और किसानों ने जब भी आंदोलन को जारी रखा। लेकिन एंट्री होती है, खुद पटेल साहब का नेतृत्व था, गांधी साहब की एंट्री थी, और ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल साहब दोनों की इन्होंने फिर बोला कि समिति गठन किया और 6.03 इसको कर दिया गया, और वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनको दी थी। नेक्स्ट है संविधान अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करी, भारत का एकीकरण में इनका महन रोल है। गृह मंत्री के रूप में इनकी पहली प्राथमिकता सांप्रदायिक दंगों पर नियंत्रण था, देसी रियासतों को भारत में मिलाना था। जूनागढ़ स्टेट, हैदराबाद स्टेट, तारीख याद रखना, मैन तारीख 9 नवंबर 1947। हैदराबाद के अंदर पोलो 13 सितंबर, कौन सी 9 नवंबर, कौन सी 9 नवंबर। ठीक, और इधर 13 सितंबर, कौन सी सितंबर, 13 सितंबर। हैदराबाद स्टेट, कश्मीर के अंदर हम देखते हैं सारा मामला आपको बता दिया। और अंग्रेजों एशिया छोड़ो, बात का लौह पुरुष बिस्मार्क, गांधी नेहरू और सुभाष, कश्मीर और हैदराबाद, आर्थिक और विदेश नीति, और कहते हैं 15 दिसंबर
1950 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी पुस्तकें आप याद जरूर रख लेना, ठीक है ना, इस पटेल साहब की। तो दोस्तों ये थी अपनी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की, अपन ने बिल्कुल चारों टॉपिक को एक समझ के, एक याद करते हुए, और सारी बातें आपको मैंने अच्छे से करवा दी। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं इतिहास की, जो कि 7वीं क्लास होगी, ये 6ठी क्लास थी। तो आप इसी तरह हमारे चैनल से बने रहे। रजत खंडेलवाल परिवार एक धीरे धीरे एक परिवार तो बनता ही है। साथ साथ में हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर एक बहुत अच्छे लेवल से और एक मिनिमम कंटेंट मैक्सिमम क्वेश्चन के साथ में ये चैनल चल रहा है। गणित क्लास में कंप्लीट है, सारा मैंने आपको शेड्यूल बता ही दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे टेलीग्राम से जुड़े सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।